हाँ मैम। चलो, न्यूक्लिक एसिड्स को हमने कल पूरा एक बार सारा हमने डिस्क्राइब कर लिया था, कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है ना? और इसके मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को जो बनते हैं इसमें वो मैं आपको आज लिखवा दूँगी। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शर्करा, उसकी स्ट्रक्चर दोनों तय तरह से, ठीक है? उसके बाद में हमने देखा था नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरिन, पिरामिडइन, 2 होते हैं एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन में 3 होते हैं थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। टोटल मिला के 5 होते हैं। डीएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है ना? ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक में तो रेखीय डीएनए होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में वृत्ताकार डीएनए या सर्कुलर डीएनए होता है, जिस पे कोई आवरण नहीं होता और वो नेकेड डीएनए कहलाता है। आरएनए जो होता है वो केवल विषाणुओं में पाया जाता है या फिर वायरसेस में पाया जाता है, ठीक है? ये इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास में म मनुष्यों में इंसुलिन 51 अमीनो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर क्योंकि एक जनरल ये 2-3 पॉइंट को छोड़ देते हैं। डीएनए के प्रकार, देखो डीएनए कितने प्रकार का होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो डीएनए 5 टाइप का होता है। ए, बी, सी, डी और जेड, ठीक है? हमारे अंदर या जो कॉमनली प्रेजेंटिंग डीएनए है, जो जनरली सभी में पाया जाता है, वो कौन-सा डीएनए है? बी डीएनए। आप ये हमेशा ध्यान रखो कि डीएनए 5 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी और जेड और जो मनुष्यों में और सभी हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो डीएनए प्रेज़ेंट है, वो कौन-सा डीएनए का फॉर्म है? बी डीएनए का फॉर्म है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर अभी आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कॉइलिंग और वर्टिकल रेज़ ये अभी नहीं आएगी क्योंकि हमको इस स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। तो इस टेबल को आप यहाँ समझ लो। इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको ईज़ी रहेगा जब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे तब। न्यूक्लिक एसिड की मूल संरचना डीएनए और आरएनए दोनों की मूल संरचना एक समान है, पहला पॉइंट। और न्यूक्लिक एसिड बेस आमतौर पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। और न्यूक्लिक एसिड बेस और पेंटोज से मिलकर इकाइयाँ फॉस्फोरिक एसिड के मध्य में जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, हर एक डीएनए या आरएनए, और उसमें न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है? आधार और चीनी से युक्त इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। यानी कि नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस जिसको हम बोल सकते हैं क्षार, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेस और शर्करा से युक्त इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड। में आपको ये बता चुकी हूँ। इसमें फॉस्फेट और फॉस्फेट समूह के साथ इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये थोड़ा-सा यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। हम तो सिंपल सी बात समझते हैं कि जब तीनों साथ में हो तो उसे न्यूक्लियोटाइड, और अगर तीनों में से फॉस्फोरिक एसिड को निकाल दिया जाए तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि शर्करा में क्या अंतर है, राइबोज में इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज होती है। बार-बार हमको रिपीट नहीं करना है इसको। हमने इसके वो भी पढ़ लिए हैं, बेसिस कौन-कौन से हैं, और ये हमने पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है डीएनए। साधारण डीएनए का जो वाटसन क्रिक प्रकार है उसमें 2 किस्में एक साथ मुड़ जाती हैं। डबल हेलिक्स एक दूसरे के विपरीत होती है। इसको मैं आपको बाद में आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको स्लाइड से समझाने की कोशिश करती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को?
क्योंकि कुछ चीज़ें हमें डायग्राम से ही समझनी होगी। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? हरिओम, नीरज? हाँ मैम, दिखा है। यस हाँ मैम। मैम। हाँ ठीक है। मैम। देखो, यहाँ पे हम जैसे कि हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स देखी थी और कार्बोहाइड्रेट की जितने भी माइक्रो और जितने भी बायोमॉलिक्यूल थे, उनकी स्ट्रक्चर देखी थी, उसी तरीके से हम लोग अभी डीएनए की स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर में जैसे मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोस शुगर बोलते हैं और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का अणु बना रही है। ये जो मैं आपको ये जो बता रही हूँ ना डायग्राम, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड। इस टाइप के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? इससे मैं सेम ऐसा का ऐसा अगर न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूँ यहाँ पर, फिर इसके पास एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूँ यहाँ पर, फिर आगे और ऐसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूँ, यानी ये पूरा क्या है? इस तीनों को मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही मैं न्यूक्लियोटाइड जोड़ती चली गई तो ये पूरा मेरे पास क्या आ जाएगा? डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है? सो हम कह सकते हैं कि डीएनए या फिर आरएनए की जो बेसिक या फंक्शनल यूनिट है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 3 चीज़ें होती है। अब बात आती है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन-सा होता है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड में जैसे कि हमने प्रोटीन पढ़ा था और प्रोटीन में अमाइनो एसिड थे और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड था वो कौन-सा बॉन्ड था? 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन-सा बॉन्ड था? क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में ये। बताइए। 2 अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं? मैम पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। उसी प्रकार से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये लिखा हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि कोई भी डीएनए आरएनए का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है और हर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के डीएनए या आरएनए का निर्माण करते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। एट द लास्ट वो इस टाइप की संरचना बना लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी इस टाइप की। आगे चलते हैं हम लोग। दिस इज द सेट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बेसिस। अब देखो यहाँ पर डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंड का मतलब, स्ट्रैंड मतलब कि छड़ी और डबल का मतलब 2 छड़ी। डीएनए इस तरीके से होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ। कॉइलिंग वॉइलिंग तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम डीएनए को सीधा करके देख लेते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये क्या है? ये जो मैंने ये बनाई है, ये छोटे-छोटे से स्ट्रैंड्स बनाए, ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है? तो हम अच्छे से समझेंगे। ये जो लाइन है आपको दिख रही है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो रेड कलर की लाइन और ब्लैक कलर की लाइन है, दोनों तरफ, इसको मैं रेड से फिल कर देती हूँ। ये जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, आउटर लेयर जो है डीएनए का बाहरी स्ट्रैंड जो है,
या बाहरी भाग, ये बाहरी भाग दो चीजों से बना है, या हम इसको बोल सकते हैं डीएनए की बैकबोन। डीएनए की बैकबोन नाइट्रोजन, नहीं सॉरी, डीएनए की बैकबोन पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर से मिलके बनी हुई है। डीएनए का बाहरी स्ट्रक्चर या डीएनए का जो बैकबोन है वो फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर से मिलके बनी हुई है। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैं आगे बढ़ूंगी। मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि 3 चीजें होती हैं और वो न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड कैसे होता है, कैसे कैसे बनता है, वो भी मैं अभी बताऊंगी। ये हो जाने के बाद मैं आई हूँ आपको बताने के लिए कि डीएनए में डबल हेलिक्स होती है, यानी 2 स्ट्रैंड होती हैं। ये 2 स्ट्रैंड मैंने बना दी, और फिर मैंने यहाँ बीच में ये स्ट्रैंड्स बनाई है छोटी छोटी। ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, या पिरिमिडिन या प्यूरिन जिसको आप बोलते हो, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। और बाहर वाला जो आवरण है या जिसको हम बोल रहे हैं बैकबोन, वो फॉस्फेट और शुगर का बना है। शुगर वही अपना पेंटोज शुगर, ठीक है, और अंदर जो है नाइट्रोजिनस बेसिस है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक किसी Yes, को ma'am. समझ में आ गया? और रितिका के अलावा हरिओम, नीरज और भी बच्चे अपने पास यहाँ पे, लोकेश, खुशी, हेलो, खुशी समझ में आया बेटा? मैम मुझे थोड़ा कम ही समझ में आया ये। देखो कहाँ तक समझ में आया, फिर से मैं बताती हूँ आपको, बताओ। ये आपने डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके बाद में ये जो राइट से किया है ये मैम, ये एक बार और समझाना। कौन सा वाला? ये जी मैम। अच्छा, देखो ये देखो देखो, पूछने से क्या मुझे भी पता चलता है बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। ये मैंने, अपन डीएनए हमेशा ऐसा देखते हैं, ऑलवेज ऐसा देखते हैं। जी मैम। ये ऐसा समझते हैं हम डीएनए को। ये देखो ऊपर भी बना हुआ है। इस डीएनए को मैंने यहाँ सीधा कर लिया, क्योंकि हम कॉइलिंग को बाद में समझेंगे। डीएनए घूम कैसे जाता है, यानी मैं 2 रस्सियां ले रही हूँ और दोनों रस्सियों को मैंने आपस में ऐसे घुमा दिया है, तो वो कॉइल्ड हो जाती है। पर मैं सीधा कर दूंगी तो वो 2 रस्सियां आपस में ऐसी सीधी हो जाएगी। मैंने इन दोनों रस्सियों को आपके सामने सीधा रख दिया है, ये डीएनए है। अब मैं बोल रही हूँ कि जो आपकी डीएनए है उसमें 2 स्ट्रैंड होती हैं, स्ट्रैंड नंबर 1 और स्ट्रैंड नंबर 2, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। फिर हम बोल रहे हैं कि हर एक डीएनए के जो अंदर 3 चीजें पाई जाती है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर, पेंटोज शुगर। ये यहाँ तक तो पता है ना खुशी? ये तो अपन जानते हैं, पिछली स्लाइड में भी अपन ने पढ़ा है जी ना? मैम। ठीक है, ये हम जानते हैं। ये 2 स्ट्रैंड हमारे पास में है। अब इन दोनों से, इन तीनों से ही हमको डीएनए बनाना है। तो हो रहा क्या है, इसको हमने डीएनए को पहले तो 2 स्ट्रैंड और हर स्ट्रैंड के भी 2 भाग, एक अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। बाहर वाला भाग जो है यानी बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, डीएनए की बैकबोन जो हो रही है, जिसको मैं रेड कर रही हूँ, रेड का मतलब है वो अभी आपको समझाने के लिए ऐसा हो रहा है, बाकी हम खोल के देखेंगे तो कोई बैकबोन नहीं है, सब एक ही जैसा है। तो बैकबोन या बाहर वाला पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है? केवल फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर का। यहां पर भी ये देखो, ये जो पार्ट है ये फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर का बना हुआ है, और बीच वाला पार्ट नाइट्रोजिनस बेसिस का बना हुआ है। इधर आ जाओ, ये देखो नाइट्रोजिनस बेसिस बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए। नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या होता है? कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ
गुआनिन साइटोसिन के साथ, इस तरीके से एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये बंद है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बनाया। तो मान लो ये यहाँ पर ए है, तो सामने क्या होगा, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, ये आप ध्यान रखो। सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजिनस बेसिस में बंध बनते हैं, और बंध जो बनते हैं अलग अलग नाइट्रोजिनस क्षारों के बीच में बनते हैं। तो एडेनिन हमेशा, एडेनिन के सामने हमेशा क्या होगा, थायमीन होगा, और साइटोसिन के साथ हमें इसके सामने हमेशा क्या होगा, गुआनिन होगा। तो यहाँ पे गुआनिन। अगर मैं यहाँ सी लिखती हूँ, यहाँ जी लिखती हूँ, आप सामने वाली स्ट्रैंड मुझे बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। मैं यहाँ टी लिखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से पढ़ो, हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई कहीं नहीं जाना है। यहाँ फिर से मैं सी लिखती हूँ, यहाँ फिर से मैं ए लिखती हूँ, ठीक है। अब एक एक करके बच्चे मुझे बताएंगे। बताओ खुशी, यहाँ क्या आएगा सी के सामने? मैम जी आएगा। जी आएगा, वेरी गुड। और जी के सामने क्या आएगा? सी। सी आएगा। हरिओम बताओ टी के सामने क्या आएगा? ए आएगा मैम। ए आएगा। और ए के सामने? ए के सामने टी। टी आएगा। नीरज, नीरज बताओ यहाँ सी के सामने क्या आना चाहिए? मैम जी। जी आएगा। और ए के सामने? टी। टी। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई है कि सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जी, और टी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए। यानी जहां पर भी आपको अगर एक स्ट्रैंड दे दी जाए तो आप उसकी उल्टी स्ट्रैंड लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि हमारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, उस डबल हेलिक्स में 2 स्ट्रैंड होती हैं, और दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस क्षार ये, और दूसरी स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस क्षार ये जो आपने अभी बोले, ये आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये देखो, बॉन्डिंग बना ली। और वो ये जो पी और एस है ना, ये तो जुड़े हुए ही हैं, इनसे तो कोई अपने को लेना देना ही नहीं है, ये तो एक बैकबोन बना रहे हैं। मैं इसका एक बहुत सिंपल सा और एक शानदार एग्जांपल आपको देती हूँ कि स्वेटर बनाती थी मम्मी, तो स्वेटर बनाती थी जब अपने, तब उसमें क्या है, एक बॉर्डर बनाती थी पहले, और फिर इस बॉर्डर को किसी और बॉर्डर से जोड़ने के लिए फंदे बनाती थी, बीच में बनाती थी। तो ये आप समझ लो कि 2 बॉर्डर हैं और इनको जोड़ने के लिए बीच में फंदे बनाए हुए हैं। तो जो 2 बॉर्डर है वो तो फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई है, और जो बीच में जो फंदे बने हुए जो आपस में उन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ रहे हैं, वो नाइट्रोजिनस बेसिस के बने हुए हैं। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैम एक बार फिर से जो आपने ये एग्जाम्पल दिया ना, एक बार रिपीट करना। मैम वो नेट है ना स्लो हो गया था तो सुन नहीं पाई मैं। इसमें एग्जाम्पल ये है बेटा कि जिस तरीके से हम लोग ऊन से फंदे नहीं बनाते हैं, ऊन से मतलब किसी में, तो फंदों को भी छोड़ो, हम 2 चीजों को बॉन्डिंग बनाते हैं ना, 2 पाइपलाइन हम यस जोड़ते मैम। हैं। हमारी एक कॉमन बॉर्डर होती है, कॉमन बॉर्डर चलती रहती है, 2 रेल की पटरियां होती हैं, और उनके बीच में अगर हम किसी तरीके का लिंक कर दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजिनस बेस, और वो जो पटरियां हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, बैकबोन हो जाएगी, और वो बनी हुई है फॉस्फेट और शुगर की। यस मैम। सिंपल सा बात है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि डबल हेलिक्स है, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, अब बात आती है कि ये जो बॉन्डिंग में बना रही हूँ ना बार बार नाइट्रोजिनस, इनके बीच में, नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में, तो ये कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कि वीक होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होती है, ये बात ध्यान में रखना। हमने 3 चीजें पढ़ी, सल्फ फॉस्फेट
और शुगर जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़े हुए हैं दोनों स्ट्रैंड के, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में बनी हुई है। द न्यूक्लियोटाइड ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विद द न्यूक्लियोटाइड ऑन अदर स्ट्रैंड, यही बताया मैंने आपको। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। मैं गोले बना रही हूँ जो दिखाई दे रहा है आपको, समझो इस चीज को। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। और इन दोनों के बीच में कौन सा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से बंध से जुड़े हुए हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर आ जाता है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप एंड न्यूक्लिक एसिड एज्यूम्स। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि जब ये बॉन्डिंग होती है ना तो ही तब इसका शेप निर्धारित होता है, तो उसको हम एक बार साइड में रख लेते हैं कि क्या शेप है वो नहीं। प्राइमरी चीज है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि तीनों चीजें हमारे पास है और तीनों मिलके डीएनए को बना रही है। अब ये एक चीज हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा, ये स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2 इन्होंने क्रॉस बनाया हुआ है, ऐसा डीएनए नहीं होता। पर समझने के लिए हम देख सकते हैं कि सी के सामने जी, जी के सामने सी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स यहाँ पे चल रही है। ये देखें आप, टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टर्शरी मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, पहले खोल के बताया डीएनए। अब हम कॉइलिंग कर देंगे डीएनए की। ये देखो डीएनए कॉइल्ड हो गया है, दोनों स्ट्रैंड्स है और कॉइलिंग हो गई है। दिस इज द लोकेशन ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, छोड़ो इसको, a higher order than the secondary structure which large scale folding in linear polymer occur and the entire chain is folded into a specific 3-dimensional shape. आपने कभी डीएनए का 3D स्ट्रक्चर देखिए, कोई वीडियो देखा हो इसमें डीएनए इस तरीके से घूमता है, दिखाई देता है? तो जब यस हम मैम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं ना डीएनए को, तो वैसे ही दिखाई देता है जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 3D है ये, 3D मतलब कि चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी, है ना। यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है, 2 स्ट्रैंड जैसी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास ये 2 रस्सियां हैं, आपको दिखाई दे रहा है मेरा ईयरफोन का कॉर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। ये 2 ईयरफोन की रस्सियों, मैंने 2 स्ट्रैंड अलग अलग हैं और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। अब मैं बॉन्डिंग नहीं बता सकती, इस टाइप से बॉन्डिंग हो गई है और बॉन्डिंग होने के बाद मैंने इसको कॉइल कर दिया है, ऐसे कॉइल कर दिया है, ठीक है, इस टाइप से। ये कॉइलिंग ऐसे होगी क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग भी है, दिखाई दे रहा है? कॉइलिंग ऐसे होगी क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग भी है। तो डीएनए बिल्कुल सेम होता है, 2 रस्सियां जिनके बीच में आपस में बीच में बंध बने हुए हैं और उसको आपने घुमा दिया है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड जैसे भी, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉइलिंग और ये डीएनए की टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाती है। ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। ठीक है, रितिका यस मैम बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको समझ में आ गया है, सबको इंडिविजुअली समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आया तो आगे हम बढ़ेंगे। खुशी? मैम एक बार आप ना हिंदी में भी ट्रांसलेट करो, क्योंकि मैम मुझे प्रॉपर इंग्लिश में तो कम ही समझ में आता है। नहीं, प्रॉपर इंग्लिश तो है नहीं ना बेटा, मैं तो हिंदी में ही बता रही हूँ आपको, हिंदी के नोट से भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। देखो एक हम खाली स्लाइड लेके समझेंगे उसको, अभी एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये स्लाइड ले लेते हैं हम खाली, अभी तक कुछ भी नहीं आया। खुशी, इस टॉपिक में हमने को एक ही चीज को हम 4 दिन से पढ़ रहे हैं, एक ही चीज को हम 4 दिन से पढ़ रहे हैं और वो चीज क्या है मैं एक एक पॉइंट करके बता रही हूँ। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला मैम चीज, एक मिनट रुकना। हाँ ले लो कॉपी पेन, आराम से ले लो।
जी मैम बोलिए। देखो, अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है, पहला पॉइंट बायोमोलिक्यूल होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड जो है जैव अणु होते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड जैव अणु होते हैं या बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कोशिका के, अपने आप को म्यूट कर लो खुशी, कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, कभी कभी पौधों के क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। पहला तो ये जैव अणु होते हैं और पाए कहाँ जाते हैं? केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या होता है? एक होता है आपका प्रोटीन, एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आपका लिपिड। केंद्रक में भी ये किस में पाए जाते हैं? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम में। केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अभी मैं केवल इनकी लोकेशन बता रही हूं, ठीक है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में मिलेगा और केंद्रक में भी क्रोमोसोम में मिलेगा। कौन? न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। ये पोजीशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपका आता है, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। तीन चीजें इसमें पाई जाती है जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है फॉस्फोरिक ग्रुप, तीसरा है आपका पेंटोज शुगर। ये तीन चीजें डीएनए में पाई जाती है। ये तीन चीजें मिलके एक यूनिट बनाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट को हटा दें, यानी कि केवल नाइट्रोजनस क्षार और शुगर अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, यहां तक समझ में आ गया खुशी? प्लीज एक बार ये आपने बताया ना कि ये डीएनए के ये तीनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। वेरी गुड। तो तो मैम अब इसके बाद में हाँ इसमें रिपीट करना मैम। देखो, एन, पी और एस मिलके तो न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। अगर मैं इसमें से पी हटा दूं, केवल एन और एस ही रहने दूं, यानी नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर ही रहने दूं, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। समझ में आई मेरी बात? यानी कि न्यूक्लियोसाइड में केवल क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनस बेसिस प्लस और शुगर। ओके, हो गया क्लियर? मैम हो गया? हेलो, जी मैम हो गया। चलो बस यहीं तक हमने पढ़ा, इससे ज्यादा हमने पढ़ा भी नहीं है। ये देखो,
हम लोग यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ा अभी न्यूक्लिक एसिड में। अब आप क्लास रेगुलर ज्वाइन किया करो जिससे आपका कहीं लिंक ना टूटे, है ना। उसके बाद ये देखो, यही बताया मैंने आज भी कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाया, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं, यही बताया। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर पे आ गई। स्ट्रक्चर पे मैंने 2 स्ट्रैंड ले ली, आपको एग्जाम्पल भी देके बताया कि ये 2 रस्सियां हैं, 2 रस्सियों के बीच में आपस में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। रस्सी की जो बैकबोन है, रस्सी की जो बैकबोन है, वो बैकबोन बनी हुई है फॉस्फोरिक एसिड और शुगर से। 3 चीजें से बन रहा है ना डीएनए। तो जो रस्सी की जो बैकबोन है वो तो बन रही है फॉस्फोरिक एसिड और शुगर से, लेकिन इनके बीच का जो पोर्शन है, यानी बीच के जो एलिमेंट है, वो बीच के एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस यही अपने साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और बीच का पोर्शन बना रहे, जिसको कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने बस पढ़ा। उसके बाद हम पढ़े कॉइलिंग। अब अभी तक मैंने आपको सीधा सीधा, हाँ बोलो। मैम एक चीज और पूछनी है, ये आपने बताया था कि न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप, मतलब है ना, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में होते हैं। तो एक तो प्रोटीन था, सेकंड नंबर का लिपिड था, और थर्ड नंबर का क्या था मैम? इसमें देखो, एक तो प्रोटीन पार्ट है, एक आपका लिपिड है। वेरी गुड, आपका ये क्वेश्चन सही है। और एक न्यूक्लिक एसिड खुद था। मतलब कि जब हम केंद्रक के अंदर जाते हैं ना, जब हम कोशिका के केंद्रक के अंदर जाते हैं और हमको क्रोमोसोम दिखाई देता है, तो क्रोमोसोम में डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए के साथ में, डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड के साथ में प्रोटीन जुड़ा हुआ है जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, और कुछ मात्रा में यहाँ पर फैट होता है या लिपिड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है खुशी, कि जब हम केंद्रक में जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर जाते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर जब हम डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए अकेला नहीं होता, उसके साथ में कुछ प्रोटीन पार्ट होता है और कुछ लिपिड पार्ट होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये लिखा भी है मैंने, देखो, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछना है। ये फर्स्ट में आपने बताया था ये जैव अणु होते हैं, तो एक तो केंद्रक और सेकंड था क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जी मैम, आ गया समझ। ठीक है, ओके मैम। चलो। अब यहाँ पे हम लोग कॉइलिंग देख रहे थे कि 2 स्ट्रैंडेड सीधी थी, 3 डायमेंशनल हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे थे, आपस में मुड़ चुकी थी, ये डीएनए आपका बन चुका था। उसके बाद में आ जाओ आप क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो बेटा, क्योंकि ये फिर आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे बिल्कुल भी आप लोगों से कोई वो नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं खुशी खुशी बताऊंगी। जैसे मैंने खुशी को खुशी खुशी बताया है, उसी तरीके से सबको भी खुशी खुशी ही बताऊंगी। पूछ लो। नीरज, हरिओम, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हिंदी इंग्लिश की भी कोई दिक्कत हो तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं होता है ना। सब इंटेलिजेंट है, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। पूछोगे तो बताऊंगी, नहीं पूछोगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। देखो, अब आ जाते हैं अपन क्वाड्रनरी स्ट्रक्चर पे। क्वाड्रनरी का मतलब है 4। क्वाड्रनरी जहां लिखा हो उसका मतलब होता है 4। चौथी स्ट्रक्चर, प्राइमरी हमने देखी, सेकेंडरी हमने देखी, थर्ड हमने देखी, और ये क्वाड्रनरी है। क्वाड्रनरी में क्या होगा, मैं नीचे से चलती हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे आपके लाइफ टाइम के डाउट खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा डीएनए वीएनए सब पढ़ लेते, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, सब हौच पौच हो जाता है। तो हमें हौच पौच बिल्कुल नहीं करना है, माइंड को स्टेबल रख के चीज़ों को समझना है। हम सेल से चलते हैं, और कहीं पे भी आपको लगे कि हम लोग उलझ रहे हैं या कंफ्यूजन हो रहा है तो वहीं मुझे रोक देना। मैंने यहाँ पे कोशिका बनाई। कोशिका सभी बच्चे जानते हैं, सेल जिसको बोलते हैं। कोशिका कोई भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, सभी में डीएनए आरएनए एक ही जैसा होता है। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। हिंदी ही बोल रही हूँ, अंग्रेजी में बोलती ही नहीं हूँ। ये आपका केंद्रक है, और केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र।
पाए जाते हैं गुणसूत्र। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ये आपकी कोशिका, ये आपका केंद्रक, न्यूक्लियस का एन लिख दिया मैंने, और ये है आपके क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को उठाकर मैं यहाँ लेके आ गई। ऐसा ही बनाया है ना मैंने, सेम टू सेम, देख लो। मैम हाँ बेटा, मैम है ना गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल। अच्छा क्रोमोसोम। हाँ। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, सेल मतलब कोशिका, यस मैम। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैं गुणसूत्र को, यहाँ हमारे गुणसूत्र थे, इन गुणसूत्रों को मैं बाहर लेके आ गई। सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। ऐसे ही ये कोशिका के अंदर होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। देखो, सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है, और ये दोनों क्रोमेटिड वाले पार्ट होते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरा का पूरा माइटोटिक क्रोमोसोम है, ये लिखा हुआ है एंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है। अब मैंने क्या किया, इसकी साइज दे रखी है, ये देखो 1400 नैनोमीटर। क्रोमोसोम की साइज है 1400 नैनोमीटर। अब मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके देखूंगी तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें धागे दिखाई देंगे मुझे, इस टाइप के धागे। या फिर देखो, इसको मैं, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ खोल देती हूँ कि ये इस टाइप का होता है, ऐसा। मैम ये एंटायर माइक्रो क्रोमोसोम क्या है ये? एंटायर मतलब पूरा, एंटायर मतलब पूरा, माइटोटिक मतलब कि समसूत्री गुणसूत्र, पूरा, संपूर्ण, समसूत्री गुणसूत्र, ठीक है। आप तो केवल गुणसूत्र याद रखो, ये गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र को मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर खोला तो ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। ये शेप दिख गई आपको? ये देखो, ये बीच में सेंट्रोमियर है, ये शेप दिखाई दे रही है, ये धागे दिखाई दे रहे हैं, धागे दिखाई दे रहे हैं, ये धागे हैं, ये धागे हैं। ये मैंने देखा तो इस टाइप का दिखाई दे रहा है ये, बिल्कुल। इसको बोलते हैं कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंस सेक्शन मतलब कि ये एक सेक्शन निकाल के हमने यहाँ पे क्रोमोसोम का देखा, यानी कि एक टुकड़ा हमने क्रोमोसोम का देखा। मैंने तो आपको पूरा क्रोमोसोम ही दिखा दिया यहाँ पे, जो कि धागे के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका जो साइज है 700 नैनोमीटर, यानी कि जो ये क्रोमोसोम है किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। ये डीएनए है सारे छोटे छोटे। फिर हमने और ध्यान से, यानी कि और पास से हमने इसको देखा तो ये हमारा क्रोमोसोम इस टाइप का दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे, ये इसको मैं बड़ा नहीं कर सकती, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये एक आपको छोटे छोटे से सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। देखो, ये जहां जहां मैं डॉट कर रही हूँ, ये छोटे छोटे से मोतियों की माला जैसी दिख रही है आपको? हाँ मैम। ये देखो, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा डॉट डॉट से इस टाइप से ये पूरा हुआ बना हुआ है। यानी कि जब मैंने इसको और जूम हम करते हैं ना, जूम कैमरा, जूम जूम जूम, हम जूम करते जा रहे हैं। पहले हमने इस सेक्शन को जूम किया तो हमें ये दिखाई दिया, इस सेक्शन को भी और जूम करा तो हमें इस तरीके से ये माला जैसा दिखाई दिया, डॉटेड डॉटेड माला जैसा, गोल गोल मालाओं जैसा दिखाई दिया। इसका साइज है 300 नैनोमीटर। यानी साइज देखो रिड्यूस हो रहा है। मैं साइज बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। 1400 से 700, 700 से 300, ठीक है। सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म को मैं मतलब जूम फॉर्म, ये क्रोमोसोम का ही सेक्शन है और हम इसको जूम इन करते चले जा रहे हैं, मतलब पास से देखते चले जा रहे हैं, ये सोचो आप। फिर मैंने इसी स्ट्रक्चर को और पास से देखा, मैंने इसको और जूम किया, इस वाली स्ट्रक्चर को। जब मैंने इसको और जूम करके देखा तो मुझे ऐसे दिखाई दिए, ये जो छोटे छोटे गोल गोल थे, ये गोल गोल ये हैं, ये दिखाई दे रहे हैं मुझे गोल गोल। अब ये गोल गोल क्या है, ये गोल गोल हमारा जो ये नीले रंग का पोर्शन है ना, ये तो है आपका डीएनए। ये तो है आपका डीएनए नीले रंग का,
और ये जो आपको येलो येलो सा दिखाई दे रहा है, ये आपका है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए लिपटा हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको? ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के अणु होते हैं। 3D में अब जब आपको दिखाई देगा तो ऐसे होगा। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के अणु हैं। ये मैं बना रही हूँ, देखो। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए इस टाइप से लिपटा हुआ होता है। आपने वो देखी है पतंग उड़ाने की गिरगड़ी? यस मैम। होती है, मकर संक्रांति में अपन गिरगड़ी को पकड़ते हैं, है ना? तो अगर आप मांझे को ऐसे ही लपेट दोगे, हाथों पे लपेट दोगे या यूं ही गुच्छा बनाओगे तो क्या होगा? तो वो जगह ज्यादा जगह घेरेगा पहला तो, और उलझ जाएगा आपस में, है ना? बहुत ज्यादा मांझा अगर आपने बिना गिरगिड़ी के ऐसे ही आपने अपने पास रखा तो एक तो वो ज्यादा जगह घेरेगा, दूसरा वो उलझ जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल सेम गिरगिड़ी वाला कॉन्सेप्ट है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो गिरगिड़ी है और ये जो डीएनए है वो उसका मांझा है, ताकि ये इसको एक तो कंडेंस्ड फॉर्म में रखता है, पैकेज फॉर्म में रखता है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखता है। क्योंकि आप ये देखो कि हमारी बॉडी के अंदर हजारों लाखों किलोमीटर, मिलियंस किलोमीटर डीएनए होता है। किलोमीटर बोल रही हूँ मैं, किलोमीटर। इतने लंबे डीएनए को हम एक छोटी सी नैनोमीटर की सेल में कैसे कंडेंस कर सकते हैं? तो उसको पैकेजिंग के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? हिस्टोन प्रोटीन की। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा ये नीले रंग का डीएनए लिपटा हुआ है और इसका साइज इस स्टेज पे है 30 नैनोमीटर। अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई? खुशी आपको? नहीं आई तो हम फिर से चल पड़ेंगे नीचे से, कोई दिक्कत नहीं हमें। जी मैम आ गई। आ गई समझ में? ये मेरा मैंने यहाँ सेल बनाई थी, सेल में न्यूक्लियस बनाया था यानी केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र बैठा हुआ था। गुणसूत्र को मैं बाहर निकाल के लाई, एक गुणसूत्र को, और उसको हम देख रहे हैं कि वो असल में दिखता कैसा है ना? उसको हमने जूम करके देखा तो ऐसा दिखा, जूम करके देखा तो फिर ये मोतियों की माला दिखी, फिर जूम करके देखा तो ऐसा दिखा, और फिर जूम करके देख रहे तो ऐसा दिखाई। इसको भी मैंने 2 स्ट्रैंड और आपने और जूम आउट कर दिया तो ये क्रोमेटिन का स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखो, ये एक स्टोन, फिर यहाँ बीच में आपका डीएनए, फिर स्टोन के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है, फिर यहाँ पर स्टोन, सॉरी डीएनए, ये नीला नीला डीएनए है, और ये जो ये जो येलो है ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जुड़ा हुआ है और 11 नैनोमीटर यहाँ पर आपका साइज बता रहा है। फिर और जूम इन करेंगे, हमारा मोटो केवल अभी डीएनए को स्टडी करना है, तो हम डीएनए को ही देखेंगे। इस डीएनए को हम देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को, ये मैं जो जिस पे डार्क कर रही हूँ, इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ देखा तो ये डीएनए इस टाइप का दिखाई दिया, जिसके बीच बीच में बॉन्डिंग है नाइट्रोजनस बेसिस की। तो जहां दो नैनोमीटर का डीएनए कॉलिंग करते करते हिस्टोन के साथ जुड़ते जुड़ते कॉम्पैक्ट होते होते जब कंडेंस फॉर्म में आता है तो एक पूरा क्रोमोसोम बनाता है और उसका साइज होता है 14 नैनोमीटर। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम इन करके देखते चले जाते हैं तो हम इस तरीके से इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर, और इसको हम बोल सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यहाँ हम पैकेजिंग को भी समझ लिया है हमने कि किस तरीके से डीएनए स्टोन पे लिपटा हुआ होता है। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। यस मैम। अब मैं आगे नहीं समझाऊंगी, आप इसको, ये जो पीपीटी है आपके गूगल क्लासरूम पे एडेड है। खुशी तुम गूगल क्लासरूम पे आ गए हो? मैम हाँ, तो वहाँ पे ये पीपीटी और हिंदी नोट्स दोनों पड़े हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश इसमें ये डिफरेंस है कि हिंदी में बाकी तो सभी कुछ है, बाकी डायग्राम नहीं है उसमें। तो डायग्राम आप पीपीटी से पढ़ लो जो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं आपको, ये तो मैंने रीड ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इसको रीड करने का कोई मतलब नहीं है।
डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो आप पीपीटी से डायग्राम को स्टडी कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल डिफरेंट टाइप के डीएनए और डिफरेंट टाइप के आरएनए को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डीएनए की चारों स्ट्रक्चर देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड देखा, जिसमें कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि मैंने आपको दो स्ट्रैंड बताए, दो स्ट्रैंड आपस में नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़े हुए हैं, यानी उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। बैकबोन फॉस्फोरिक एसिड और शुगर की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग हो गई है, 3D स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अभी हमने पूरा अच्छे से समझा कि किस तरीके से क्रोमोसोम से लेके एक शॉर्ट डीएनए डबल हेलिक्स तक हम पहुंचते हैं। इसको और आप स्टडी करेंगे तो आपको और क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस आप फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें अपनी अपनी, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें।